परवेज अख्तर साहब जी, आपसे एक गुफ्तगू हो चुकी है, जिस गुफ्तगू को लोगों ने बहुत पसंद किया और आज भी लोग उसे देख रहे हैं और उस पर कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको भी फोन आते हैं, मुझे भी फोन आते हैं, क्योंकि आपका लहजा बड़ा बेबाक और मैं भी जरा सख्त मिजाज हूँ, सवाल भी उसी तरह दागता हूँ। अदब के हवाले से कुछ ऐसी बातें मैं आपसे करूंगा जो मैं महसूस करता हूँ, आप भी महसूस करते होंगे। अदीब में बेहद मुनाफिकाना अमल देखने को मिलता है। एक अदीब कहता है कि मुझे इनाम नहीं भी चाहिए, और जब मैं देखता हूं कि इनाम की दौड़ में शामिल है, पैरवी लगाता है, तब मुझे लगता है कि ये मुनाफिकत है। यार ख्याल कीजिए कि अदब में मुनाफिकत के कितने फायदे हैं और नुकसानात भी क्या है। इसमें ये एक अहम सवाल है, तो यकीनन आपके तजुर्बात और मुशाहदात का नतीजा है ये सवाल कि अदब में मुनाफिकत के फ़वाइद या नुकसानात। मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकत एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आप किसी भी शुबा हयात में दाखिल कर दें तो नापसंदीदा है, तो नापसंदीदा है, लेकिन इसका कैनवस इतना बड़ा है कि ये लफ्ज़ जहां खड़ा कर देंगे आप, उसके पीछे कई कबीला आबाद हो जाएगा। जी जी बिल्कुल सही कहा। मुनाफिकों की एक ऐसी बस्ती आबाद है जी जी जहां पे बौने से लेके माउंट एवरेस्ट तक जी जी सब के सब मुख्तलिफ रंगों के साथ नुमाया नजर आते हैं। जी जी तो हम ये गुफ्तगू करते वक्त भूल जाते हैं कि हमारे जो सामने जो शख्स बैठा या हमें जो सुन रहा है वो भी अपनी नजर रखता है और पकड़ भी रखता है, साहिब नजर होता है, तो वो मुनाफिकों को भी पहचानता है। बिल्कुल। तो अगर आप मसलहत पसंद गुफ्तगू करेंगे, मुनाफिकाना गुफ्तगू करेंगे, तो फिर आपकी पकड़ हो जाएगी, आपकी साख जो है वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगी। तो मुनाफिकत के नुकसानात तो ऐसे हैं कि जैसे किसी चेहरे पे गाजा पोत दिया जाए जी, और उसको जो है कड़ी धूप में बैठा दीजिए, और फिर उसके बाद जो उसके अंदर जो झूठ के पसीने जो बहने शुरू हो जाएंगे, जी, जी। वो चेहरा पूरी तरह नुमाया हो जाएगा और उसकी कड़ी खुल जाएगी। जी जी। तो कोई भी अगर मुनाफिक है तो ये जान ले कि आज नहीं तो कल उसकी शख्सियत नुमाया हो जाएगी, लोग जानते हैं। और दूसरी बात कि आप अपनी मुनाफिकत से अदब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं और अदीब को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, और नई नस्ल को गलत राह पे गामजन कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर जो कोना मश्क शायर अदीब होता है वो नई नस्ल के लिए मशअल राह होता है। तो अगर आप गलत राह का इंतखाब करेंगे तो जाहिर बात है नई नस्ल इसको क्या समझे कि हमारे आबा व अजदाद इतने मसलियत पसंद है तो हम क्यों ना बने। सही सही। तो फिर वो अदब या अदब का वो समाज जो लोगों को राह दिखाता है, मशअल राह है, वो लोगों को गलत राह की तरफ गामजन कर देगा। जी, आज बंगाल का ये अलमिया है कि यहाँ पे जितने भी बड़े लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, उसमें दो चार की बात मैं नहीं करता, वो लोग वाकई हर लिहाज से बड़े हैं और बड़ाई की सिफात जो है उनके अंदर नुमाया है, एहतराम भी लोग करते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो है पता नहीं किस जज्बे के तहत, किस ख्वाब के तहत, किस मसलियत के तहत मुनाफिकाना रवैया अख्तियार किए हुए हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि उनके मुनाफिकाना रवैये से जो है कहां कहां नुकसान पहुंच रहा है, कैसे कैसे लोग मुतासिर हो रहे हैं, खुद उनकी साख जो है वो बिखर रही है। जी जी। मेरे दिल में ये बात इसलिए भी आई जी कि मैं जिस महकमे से जुड़ा रहा हूं वहां से इनाम का सिलसिला चलता था जी। तो मैंने देखा है बड़े बड़े लोगों को जी किस तरह पैरवी पैगाम करके वो इनाम हासिल करना चाहते थे, और मजलिस में जब बात करते थे तो कहता कि मैं तो पता ही नहीं था मुझे कब निकला और क्या हुआ, अब मुझे कैसे मिला। तो उनका चेहरा देखकर मुझे शर्म आती, जबकि हम जान रहे हैं कि आपने एड़ी चोटी की जोर लगा दी, नीचे से ऊपर से पॉलिटिकल पैरवी, अदबी पैरवी सारी किया, और इनाम ज्यादातर ऐसे ही लोग हासिल करते हैं। एक दूसरा सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि अदब में बिलखुसूस शायरी में जी जी जी
उस्ताद और शागिर्द का एक रिश्ता का सिलसिला रहा है, एक रवायत रही है। जी 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 जी। अब रवायत टूटती हुई नजर आ रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? देखिए वो दौर अलग था, वहां पालने में लोग जुबान लेकर पैदा होते थे और घर में ही वो माहौल होता था जहां पे अरूज और दीगर चीजों पे उन्हें कुदरत हासिल हो जाती थी। तो वो भी असातिज़ा के पास जाते थे और मकसद था कि फसाहत और बलागत, सनाया बदाया, ये तमाम चीजें जो है उसकी जानकारी में आ जाए, ताकि जो उनकी शायरी का मेयार है वो बेहतर हो। जी। तो इस पर तवज्जो होती थी। लेकिन अब वक्त बदला है। अब जो है उस जमाने में लोग समझते थे कि असातिज़ा जो किस तरह से दो हरकी लफ्ज के इस्तेमाल से जो है शेर को कितना मेयारी और बेहतर बना देते। तो वो समझते थे इस बुनियाद पर असातिज़ा की कद्र मंज़िलत भी थी। लेकिन अब दौर बदला है। अब क्या है कि कुछ अच्छे लोग, जानकार लोग भी आ रहे हैं फील्ड में, वे शायरी की दुनिया में आ रहे हैं और वो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक एतराफ है कि हाँ साहब हमने फला जगह से जो है सीखने की कोशिश की और मेरी बेहतरी उस तवस्सुस से है। जी। लेकिन ज्यादातर लोगों के बीच में क्या है, जो नई नस्ल जो आ रही है या ऐसे बहुत सारे लोग जो असातिज़ा का नाम किसी वजह से नहीं बताते, तो हम समझते हैं कि एक ज़हन में एहसास कमतरी कहीं ना कहीं है। जी। कि अपनी शख्सियत को बचाने के लिए, अपनी शख्सियत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए या फिर अपने ख़यालात के मसनूई दायरे में हिसार में जो है अपनी शख्सियत को और उजालने के लिए वो खाम ख्याली का सहारा लेते हैं, खुशगवानी का सहारा लेते हैं, वहीं पे नुकसान होता है। फिर पहले देखिए ना, पहले शायर जो है जी, जब दाद मिलती थी तो कह रहे ये मेरे उस्ताद का फैज है, वो अपने जिम्मे नहीं लेते थे, मेरे उस्ताद का फैज है, मैं फलां का शागिर्द रहा हूं। दूसरी बात जो बताना मैं चाह रहा था कि अभी तैयार लोग जो जबान से वाकिफ हो, जो अरूज से वाकिफ हो, जो बुनियादी तराकीब से वाकिफ हो, बहुत कम है बराए नाम। जी। उंगलियों पे भी आप गिन नहीं सकते, इतने कम है। जी। लेकिन सबको शायर बनना है, सबको आगे जाना है और इस जज्बे के तहत वो मेहनत भी करते हैं, इससे इनकार नहीं है। जी। ठीक है। लेकिन इस मेहनत करने में जो अदब की हम बात करते हैं, तहजीब की बात करते हैं, रवायत की बात करते हैं, कहीं ना कहीं उस पर उन लड़कों की या उन लोगों की नजर नहीं रहती है। इस वजह से वो एतराफ नहीं कर सकते हैं। अगर एतराफ करेंगे तो उनका ही कद बुलंद होगा। बिल्कुल। ये सब मेरे जाती तजुर्बे हैं, मुशाहदे हैं कि मैंने देखा है ऐसे लोगों को, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो है उस्ताद नहीं होने से लगभग शोरा बेफैज हो गए। एज ए होल जो है ना, इस शहर में आज भी लोग इस्लाह लेते हैं, हत्ता कि वो 70 के जुमरे में है, 60 के लपेटे में, लेकिन फिर भी इस्लाह ले रहे हैं। कई किताबें आ चुकी हैं, फिर भी इस्लाह ले रहे हैं। लेकिन वही बात जो है कि वो जो है एतराफ नहीं करते हैं, अलल ऐलान इस बात का पब्लिकली नहीं करते हैं, जबकि पीठ पीछे नहीं करते हैं। ये जो उसकी वजह क्या है कि आपने जिस रवायत के एक अमीन होने का सबूत दिया, आपने कि एक रवायत का जिक्र करते हुए उस शर्म को महसूस किया, उसका जिक्र किया, तो अगर चाहे तो रवैया बदला जा सकता है। लेकिन वही है कि तंग दामनी का एहसास या एहसास कमतरी वो मरज है जिससे लोग बहुत सी बातों के एतराफ से चूक जाते हैं। उस्ताद बनाने से फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। क्योंकि आपने अभी एक रिसाला बेबाक निकाला है, जी जी, अफसानानिगारी की, जी जी, फिर शायरी, और अब आपने एक नई जिम्मेदारी ली, जी जी जी, कि बेबाक के आप मुदीर आला हैं। जी जी। तो ये जहन में कैसे आया कि आप मुदीर बने? मेरे दोस्त हैं फहीम अख्तर साहब, जिनका लंदन में मुकीम है, तो ये उनका ख्वाब था कि मैं एक रिसाला निकालूंगा और इत्तफाक से उनकी नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने कहा कि अगर आप ये जिम्मेदारी संभालते हैं तो मुझे इत्मीनान रहेगा। तो फिर मेरे जहन में ये अचानक ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं, चूँकि सहाफ़त जो आजकल जो सहाफ़त का मेयार है या सहाफ़त का जो चेहरा सामने आ रहा है, तो मैं समझता हूँ कि वो चेहरा खुद बेचेहरगी का शिकार है। जी, बहुत अच्छा जुमला कहा आपने। तो इसमें अगर थोड़ी सी ईमानदारी के साथ कोई मेहनत करता है तो लोगों का एक एतबार कायम होगा जी, और कुछ अच्छी चीजें सामने आएंगी, तो कुछ कारी भी जुड़ेंगे,
तो मैंने इसको इस नुक्ता नजर से चुना कि भाई इससे अगर कुछ बेहतर कर पाया तो मेरे लिए भी एक तसल्ली और इत्मीनान के बायस होगा, और सहाफती दुनिया में भी मैं कुछ बेहतर कर पाऊंगा। नहीं, हम तो आपसे उम्मीद ये रखते हैं तो कि आप इसे काफी अच्छे से आप चलाएंगे। तो इजरा के तकरीब में मैं मौजूद था, तो ये और वो रिसाला भी मैंने देखा है। जी जी, तो अब अगला शुमारा, उसके बाद अगला शुमारा, उसके बाद अगला इंशाअल्लाह, शुमारा, ये आपका इम्तिहान शुरू हो चुका है इंशाअल्लाह। अब जैसे पेपर्स होते हैं ना, जी जी, कि ये फर्स्ट पेपर दिया, सेकंड पेपर दिया, थर्ड पेपर दिया, हाँ, तो आपके सहाफत का ये इम्तिहान होता है। सहाफती जिंदगी में चूंकि मैं भी जाती तजुर्बा रखता हूँ, सरकारी जी, जी। रिसाले का भी मुदीर रहा जी और गैर सरकारी हिंदी और उर्दू रिसालों का भी मुदीर रहा, जी जी जी, तो मुझे तजुर्बा है कि इसमें बहुत मुश्किल होती है ऐसे लोगों को जो दोस्त होते हैं और अदब के मामले में बिल्कुल फिसड्डी होते हैं, उनका तकाजा होता है कि मुझे शाया करो। जी जी, तो आप अगर शाया नहीं करेंगे तो दोस्ती गवाते हैं, और शाया करते हैं तो आप म्यार का सौदा करते हैं। तो इसमें आपको बड़ी मेहनत करनी होगी। बेशक सही कह रहे हैं आप कि डॉक्टर फहीम साहब ने सरपरस्ती कबूल कर ली है, तो रिसाला बंद होने का कोई दूर दूर तक खदशा नहीं है। अब रहा ये कि अब जो है आपकी अदालत और आपकी टीम का इम्तिहान है। सरपरस्ती मिल गई, आपको ये जमानत मिल गई कि रिसाला नहीं बंद होगा। इंशाअल्लाह। तो इंशाअल्लाह ताला आप मेहनत करेंगे, आप मेहनती आदमी हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी। मैं आखिरी सवाल आपसे जी करेंगे जी जी जी, कि आज जो रिसर्च स्कॉलर हैं उसमें बहुत कम मेहनती है, इसीलिए उनमें से छन कर एक दो तीन आते हैं अदब में, जी जी जी, एक मकाम हासिल करते हैं। तो क्या आपने महसूस किया है कि हमारे रिसर्च स्कॉलर बहुत रेडीमेड काम करना चाहते हैं, आसानी से वो चाहते हैं कि हम रिसर्च वर्क पूरा कर लें? जी जी, इस पर आप एक दो लाइन में बात करें। नहीं, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि ये एक रवैया है कि ज्यादातर इसका रिसर्च स्कॉलर जो है वो बड़ी उजरत पसंदी का सबूत दे रहे हैं, और जिसकी वजह से जो है वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और इस मेहनत नहीं करने की वजह से जो है जो किताबें सामने आ रही हैं, वो किताबें आप देखकर बहुत हैरत से दो चार होंगे कि वो किताबें जो है आपको लगेगा नहीं कि उसमें जो है रिसर्च स्कॉलर ने अपनी कोई बात कहने की कोशिश की हो या अपनी मेहनत को नुमाया करने की कोशिश हो। ऐसा लगता है कि बहुत सारे अक्स को उतार कर किताब को तैयार कर दिया गया है। पहले के लोग जो बड़े कद्दावर लोग थे तो वो अपनी बात कहते थे। अभी के रिसर्च स्कॉलर करते हैं क्या, इक्तबास को वो खतौनी की तरह, एक जैसे ममार जो है ईंट में ईंट जोड़कर सेट कर देता है, उसी तरह वो इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये हुआ, मैं इसकी वजाहत कर देता हूं। तो हम लोग गुफ्तगू में बहुत दूर तक निकल आए। मैं आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू की, और वही बेबाकी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप फिर आए।